हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर अगर आप माइग्रेट करना चाहते हैं तो उसके प्रोस और कॉन्स क्या होंगे, हम आज उस पर चर्चा और बात भी करेंगे। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है जो कि अमेरिका से थोड़ा सा छोटा है, मगर इसका लैंड मास काफ़ी फैला हुआ है। ये महाद्वीप या देश चारों ओर समुंदर से घिरा हुआ है। एक तरफ वेस्ट में पैसिफिक ओशन, ईस्ट में इंडियन ओशन और नॉर्थ में अरफवा सी है। ये दुनिया का 6th लार्जेस्ट कंट्री में से एक है। इस देश में आपको हर किस्म के डेमोग्राफी या लैंड टाइप मिल जाएंगे, जैसे कि डेजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट, माउंटेन्स और बीचेस। इसका कैपिटल कैनबेरा है और सिडनी सबसे ज़्यादा भीड़ वाली जगह होती है। सिडनी को यहाँ पे इकोनॉमी स्टेट या इकोनॉमिक कैपिटल भी कहा जाता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं, जब एक नया फैमिली या फिर बैचलर ऑस्ट्रेलिया आना चाहता है तो उन्हें किन सारे बातों या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या यहाँ पे मिलता है और नहीं मिलते हैं। मैं खुद एक बैचलर था जब पहली बार ऑस्ट्रेलिया आया था। बहुत एक्साइटेड था और काफ़ी नर्वस भी था। इस देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ लिया भी है, जैसे कि फैमिली, खुद का देश, खाना और जो क्वालिटी टाइम हम अपने दोस्तों के साथ बिताते थे वो सब। लेट्स बी ऑनेस्ट, हम यहाँ आते हैं सिर्फ मज़े करने के लिए नहीं, पर अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, और जिसमें हम कामयाब भी काफ़ी हद तक होते भी हैं। यहाँ पे आपको ऐसे कई सारे इंडियंस मिलेंगे जो मेरी तरफ फर्स्ट जनरेशन है और आज अच्छे अच्छे पोजीशंस में अपना नाम बना चुके हैं। मेरी कहानी थोड़ा सा अलग है क्योंकि मुझे यहाँ इतना स्ट्रगल देखने को नहीं मिला जो मोस्टली दूसरों से सुनने को मिलता है और इंस्पायरिंग भी होती है। मैं सिडनी 2012 में सबसे पहली बार आया था और वो भी 1 महीने के लिए, जब मैं विप्रो के साथ काम करता था। एक प्रोजेक्ट रिलेटेड में आया था, बिजनेस वीज़ा पे था, तो 1 महीने के लिए आना पड़ा और तब मैं इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाया इस शहर को या फिर इस देश को उस तरह से। अब मेरी सेकेंड एंट्री होती है सिडनी में 2013 में, जब मैं सिडनी में एक क्लाइंट के लिए इन्फोसिस के थ्रू से काम करने आया था। तो इस बार जब मैं सिडनी आया तो मुझे इनके रहन सहन, इनके लोग, इनके कल्चर के बारे में बहुत कुछ पता चला और मुझे लगा कि ये सब भी आपको बताना चाहिए ताकि आपको पता हो जाए जब कोई नए लोग यहाँ पे आते हैं तो उनको किन किन चीज़ों की बारे में सब कुछ जानकारी होनी चाहिए। हर इमिग्रेंट्स जो यहाँ सेटल करने चाहते हैं उन्हें पहले यहाँ के वीज़ास लगवाने पड़ेंगे। वीज़ा कई किस्म के होते हैं, जैसे कि टूरिस्ट वीज़ास, जो कि कुछ महीने आप यहाँ आ सकें और अच्छे से घूम के वापस जा सकें। इस वीज़ा में आप यहाँ काम नहीं कर सकते। फिर आता है बिजनेस या वर्क वीज़ा, जो कि आपकी कंपनी आपको स्पॉन्सर करते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया आ सके और यहाँ पर काम भी लीगली कर सकते हैं। बिजनेस वीज़ा में थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस होते हैं क्योंकि ये फुल वर्क परमिट नहीं होती, रादर सिर्फ आपको कुछ दिन, एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स ओनली फॉर 90 डेज कि आप यहाँ आए और फिर वापस जाना पड़ता है। बट वर्क परमिट यहाँ अनलिमिटेड दिन काम कर सकते हैं जब तक आपके वीज़ा एक्सपायर नहीं हो जाते। रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन में वर्क परमिट के रिलेटेड बहुत सारे चेंजेस किए हुए हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप उनके ऑफिशियल वीज़ा साइट पे जाएं और वहाँ पे जाके आपको सारी डिटेल्स मिल सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। पर जो यहाँ पे मोस्टली इमिग्रेंट्स अपने फैमिली या अकेले यहाँ पर परमानेंटली आना चाहते हैं, उन्हें यहाँ पर एक वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है जिसका नाम होता है पीआर या परमानेंट रेसिडेंसी वीज़ा। उसे अप्लाई करने के बाद ही आप लीगली ऑस्ट्रेलिया में आ सकते हैं और यहाँ पे उनके वर्क राइट्स पे काम कर सकते हैं। पीआर का एक पूरा प्रोसेस होता है जो आपको अगर जानने की इच्छा है तो मेरे कमेंट सेक्शन पर जाके बताइएगा और हम आपको उसका एक डिटेल इन्फॉर्मेशन वीडियो बना के भी देंगे। पीआर का प्रोसेस स्ट्रेट फॉरवर्ड और बिना किसी एजेंट्स के थ्रू खुद से भी कर सकते हैं। हाँ, मेहनत थोड़ा लगता है पर खुद से कर सकते हैं और काफ़ी पैसे भी बचा सकते हैं। अगर आपको मेरी असिस्टेंस चाहिए
पीआर लगवाने में तो मुझे कमेंट सेक्शन पर बताइएगा और मैं आपको असिस्ट भी कर सकता हूँ। हमने अपना पीआर खुद से लगाया जो कि फरवरी 2019 में शुरू किए और मिड 2019 में हमारा पीआर लग गया। मुझे पूरा फ़ी कुछ $4,500 के लगे जो कि उस वक्त 2,30,000 की तरह INR के हिसाब से था। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, पीआर का प्रोसेस बहुत ही इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड है और इसका टाइमलाइन नॉर्मली 6 to 9 मंथ्स के अंदर आ जाता है, पर अब थोड़ा जल्दी आ रहा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में लेबर शॉर्टेज हो और यहाँ पर उन्होंने पीआर प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए कुछ नए पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस भी यूज़ कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि बहुत सारे माइग्रेंट्स और मोस्टली स्किल्ड लेबर्स ऑस्ट्रेलिया में आए। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि पीआर लगवाना है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि जल्दी से जल्दी लगवा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे अब बहुत ही ज़्यादा इमिग्रेंट्स को एक्सेप्ट करने के लिए ये लोग वेट कर रहे हैं, जो कि 4 साल पहले उन्होंने थोड़ा सा सख्ती पेश की थी और इमिग्रेशन कम कर लिए थे उस वक्त। तो चलिए, अब आपको वीज़ास का तो पता चल गया। अब बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लेके। जॉब अपॉर्चुनिटीज़, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हर फील्ड में, कोई भी इंडस्ट्री लीजिए, यहाँ पर लेबर शॉर्टेज अभी काफ़ी है। पर अब के टाइम में कोविड के बाद यहाँ पे मेडिकल या हेल्थ सेक्टर में ज़्यादा डिमांड है, जैसे कि नर्स या एज केयर सेक्टर में, जहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है। आईटी का तो हाँ है ही हमेशा और रहेगा, पर दूसरे फील्ड में भी बहुत ही डिमांड है और सप्लाई बहुत कम है। और एक ऐसा फील्ड है जिसे हम कंस्ट्रक्शन या ट्रेडिस के नाम से जानते हैं, जहाँ पर बहुत ही कम सप्लाई है, इसीलिए यहाँ पर अब यूरोप से या अलग अलग देशों से ट्रेडिस को बुलाया भी जा रहा है। ट्रेडिस जैसे कि इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर्स, ब्रिकलेयर्स, प्लास्टरर, पेंटर, लैंडस्केपर, कंक्रीटर और ऐसे जो घर का काम भी करते हैं, उनकी यहाँ पे बहुत बड़ी शॉर्टेज है और यहाँ पे बहुत बड़ी डिमांड भी बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में रहने के बाद यहाँ पे इतना तो पता चल जाता है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जैसे कि आप कोई भी काम अगर ईमानदारी और मेहनत से करें तो आप उस फील्ड में भी आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, ये सच है, आपको यहाँ थोड़ा सा पेशेंस और हार्ड वर्क शुरू में करना पड़ता है। आईटी में यहाँ पर बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे कि बीए, टेस्ट एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या डेवलपर्स, कंसल्टेंट्स और मैनेजर्स। ऑस्ट्रेलिया थोड़ा लेट बैक कंट्री है, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी भी बहुत लेट में अडॉप्ट किया जाता है। आपको ये सुन के हैरानी होगी कि यहाँ आपको ऐसे भी कंपनीज या फर्म मिलेंगे जो बहुत ही आउटडेटेड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। बहुत से बैंकिंग सेक्टर्स और अलग अलग फर्म्स अभी 2020 कोविड के होने के बाद जब वर्क फ्रॉम होम करने लगे, तब जाके क्लाउड टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने लगे। और वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पर बहुत ही अच्छा है, पर अगेन टीम टू टीम डिफर करता है और कंपनी टू कंपनी डिपेंड भी करता है। चलिए थोड़ा सैलरी के बारे में भी बात कर लेते हैं। सैलरी वाइज जितना मुझे पता है, अब के टाइम एक 5 इयर्स का एक्सपीरियंस डेवलपर को आराम से 130 से 170 AUD एनुअली ऑफर मिल जाता है, डिपेंडिंग ऑन हिज स्किल्स एंड हाउ ही क्रैक्स द इंटरव्यू। ऑस्ट्रेलिया में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे मेटशिप कल्चर बहुत मान्यता रखता है। इसका मतलब ये है कि रिकमेंडेशन से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिल जाती है और नॉर्मली यहाँ पर सारे या मोस्ट ऑफ द जॉब्स रिकमेंडेशन से ही मिल जाती है। इसीलिए यहाँ पर छोटा हो या बड़ा, यहाँ किसी से भी कभी बुरा बर्ताव ना ही करे तो ही अच्छा है। हमें नहीं पता कल क्या देखने को मिल सकता है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आईटी मोस्टली सिडनी, मेलबर्न और थोड़ा सा ब्रिस्बेन और एडिलेड में दिखता है और इसीलिए इनका मार्केट बहुत ही क्लोज नीट या यूनिफाइड होती है। यहाँ बहुत सारे मीटअप्स और इवेंट्स भी होते हैं जहाँ हम अलग अलग स्किल्ड आईटी प्रोफेशनल से मिलते हैं और वहाँ से एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। अगर आपको कोई पसंद कर ले तो आपको अपनी कंपनी में वो बिना इंटरव्यू लेके भी आपको ऑफर लेटर दे सकते हैं। ये सच है क्योंकि मेरे साथ पर्सनली ऐसा 2 बार हो चुका है।
तो चलिए यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं जॉब्स के बारे में। अगर आपको आईटी फील्ड में रिलेटेड कोई भी इंटरव्यूज़ के गाइडेंस या फिर आईटी जॉब्स के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हम आगे इस पर डिस्कस भी कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कल्चरल डिफरेंसेस के बारे में। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही यूनिक कल्चरल देश है और यहाँ पर आपको हर जगह के लोग मिल जाएंगे, जैसे कि ब्रिटिश, यूरोपियन, एशियन और रशियन भी। अब ये थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा जो इंडिया से पहली बार आते हैं, क्योंकि यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशंस बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं। इनके कल्चर को समझना भी बहुत ही ज़रूरी होती है। ऑस्ट्रेलिया में जो इनके अर्ली सेटलर्स थे, जिनको हम यहाँ पे अबोरिजिनल्स के नाम पे जानते हैं, उनकी यहाँ पे बहुत ही मान्यता रखते हैं और उनको बहुत ही रिस्पेक्ट भी दिया जाता है। उनका एक अलग सा फ्लैग भी है और उन्हें बहुत सम्मान भी दिया जाता है। और कुछ कल्चरल डिफरेंसेस जो आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा और वो है कि लैंग्वेज, रिलीजन और फैमिली। प्राइमरी लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश ही है, पर अब आहिस्ता आहिस्ता मैंडरिन, हिंदी और पंजाबी भी अडॉप्ट होने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा अच्छा फ्लुएंट इंग्लिश जानने की ज़रूरत है, जो कि आप यहाँ आने के बाद सीख सकते हैं या प्रैक्टिस से हो जाती है। जापानीज़ और चाइनीज़ जब यहाँ पे आते हैं तब उनकी इंग्लिश भी इतनी फ्लुएंट नहीं रहती, ना ही वो अच्छे से बोल पाते हैं, पर वो आज अच्छे अच्छे पोजीशंस में भी आ चुके हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि अपने मातृभाषा को कभी ना छोड़ें और इंग्लिश जानना ज़रूरी है, पर किसी को जज सिर्फ उस लैंग्वेज के बेसिस पर ना करें। तो हम अभी थोड़ा सा रिलीजन के बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे मेजॉरिटी क्रिश्चियनिटी है, पर आपको यहाँ पे हिंदुइज़्म, सिखिज़्म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, मुस्लिम्स और इवन नॉन बिलीवर्स, जो कि हम उसको एथिस्ट के नाम से जानते हैं, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ये सब रिलीजन अलग अलग होने के बावजूद भी यहाँ पे सब एक दूसरे के साथ और एक दूसरे को सामने रख के काम करते हैं। अब हाँ, यहाँ पर भी भेदभाव तो होता ही है, लेकिन आप ही बताइए भेदभाव कहाँ नहीं होता। इंडिया में भी हर शहर में या स्टेट में भेदभाव तो होता ही है। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में भी रेसिज्म होता है, पर इनकी रेसिज्म मोस्टली आपको रीजनल या लेड बैक एरियाज में ही दिखता है। पर इंडियंस को लेके इनके एक अलग सा नज़रिया रहता है। इनके नज़र में इंडियंस बहुत ही नॉलेजेबल और अच्छे सैलरी ड्रॉ करने वाले कैटेगरी में आते हैं। यहाँ हमें बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट भी मिलता है और हमें बहुत ज़्यादा मानते भी हैं। अब बात करते हैं फैमिली पर, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कल्चरल डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे फैमिली बहुत ही ओपन माइंडेड तो होते ही हैं, पर वो कंजर्वेटिव भी और मोस्टली क्लोज्ड या इंटीमेट रहना पसंद करते हैं। हम जैसे इंडिया में बहुत सारे और काफ़ी दोस्त, रिलेटिव्स, कजन्स उनसे मिलते हैं, वैसा कल्चर यहाँ पे इतना देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन फैमिली या फिर इनके लोग थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, और जैसे कि इंडिया में हम एक हायरार्की वे से अपने फैमिली को देखते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। हम एक हायरार्की वे से देखते हैं और ऑस्ट्रेलियंस सम्मान अधिकारवादी में विश्वास रखते हैं। ये लोग बहुत ही छोटी उम्र में ही अपनी खुद के डिसीजंस लेना शुरू कर लेते हैं। अब और एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, और वो ये है कि यहाँ पर बच्चों को लेके बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस है। आप यहाँ बच्चों पर ऐसे ही हाथ नहीं उठा सकते, और ये बात ईयरली स्कूल में ही इन बच्चों को सिखाया जाता है। जैसे कि अगर आपने हाथ उठाया और वो जाके टीचर्स में या फिर अपने गार्डियंस को कंप्लेंट किए बच्चों ने, तो वो लोग पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे एक पनिशेबल एक्ट या पनिशेबल ऑफेंस भी होता है। और एक चीज़ की भी ख्याल रखना चाहिए कि अगर आप किसी मॉल में जाते हैं या पार्क या शॉप में जाते हैं, तो ऑजी या किसी भी बच्चे को घूर घूर के ना देखिए। ये हमारी आदत है कि हम इंडिया में अगर कोई प्यारा सा बच्चा दिखता है तो हम उसे थोड़ा प्यार से मिमिक कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे वो बहुत ही सीरियस ऑफेंस भी कहा जाता है, और इसके लिए कभी कभी झगड़े भी हो जाते हैं। किसी भी बच्चे को उसके पेरेंट्स या गार्डियंस के परमिशन के बगैर मत छुइएगा। ऑस्ट्रेलिया में सबसे अच्छी कल्चर भी है, और वो ये है कि आउटडोर वाला कल्चर।
ऑस्ट्रेलियंस को बाहर वक्त बिताना बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे आउटडोर एक्टिविटीज़ इतनी है कि आप थक जाएंगे, पर एक्टिविटीज़ कभी ख़त्म ही नहीं होते। समर में फैमिलीज़ बारबेक्यू करते हैं अपने बैकयार्ड्स में, या फिर कैंपिंग करने निकल जाते हैं, फिशिंग करने निकल जाते हैं, बोटिंग, जेट स्की, बाइकिंग और ऐसे कई सारे एक्टिविटीज़ और एडवेंचर्स जो यहाँ पर वो बहुत ही कम एज से करना शुरू कर लेते हैं। विंटर्स आते ही स्नो सीजन शुरू हो जाती है, जैसे कि स्केट्स और स्कीज का टाइम शुरू हो जाता है। बाकी तो ये ऑस्ट्रेलिया इतनी बड़ी है कि घूमने में ही टाइम निकल जाती है। यहाँ पे इतने सारे बीचेस हैं कि क्या आपको कहें। ये तो हो गया सारे कल्चरल चीज़ें। अब थोड़ा सा बात करते हैं इनके ड्राइविंग के बारे में भी कि क्या इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस में वो लोग ऑस्ट्रेलिया जो नए नए आते हैं या फिर घूमने भी आते हैं, क्या वो यहाँ पे कार चला सकते हैं? तो आंसर है हाँ। आप अपने इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस से 3 महीने तक ऑस्ट्रेलिया के रोड पे इनके कार्स चला सकते हैं लीगली। लेकिन एक बार आपका पीआर हो गया या फिर आप पीआर में आए हैं तो आपको 3 महीने के बाद एक प्रोसेस में जाना पड़ता है, जिससे आप अपना इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस को कन्वर्ट करना पड़ता है ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस में। प्रोसेस काफ़ी ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और ईजी भी होती है। हाँ, तो इसी वजह से आपको कोई आईडीएल या फिर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की अप्लाई नहीं करनी चाहिए, और ना ही आईडीएल की यहाँ पे कोई ज़रूरी होती है, क्योंकि आप अपने इंडियन लाइसेंस से यहाँ पे कार चला सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्सपेंसेस पे। जब ऑस्ट्रेलिया आए हैं तो खर्चे भी उसके साथ आएंगे। ऑस्ट्रेलिया में एक एवरेज सैलरी इनकम एक इंडिविजुअल का 100,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स एनुअली होती है, जो कि सारे टैक्स कटने के बाद 5,500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स घर पे आते हैं, जो कि लगभग लगा लो 3.5 लाख मंथली सैलरी होती है, और अगर हम उसको इंडियन करेंसी में देखते हैं तो। अब ऑस्ट्रेलिया में सबसे जो ज़्यादा खर्चा होता है वो है हमारे रेंटल में। घर के रेंटल यहाँ पर वीकली में कैलकुलेट किया जाता है, ना ही मंथली जैसे कि आप इंडिया में करते हैं। अब जो मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा वो मैं मोस्टली मेलबर्न को रख के दूंगा, क्योंकि मैं मेलबर्न में रहता हूँ, बट मैं आपको सिडनी का भी दे दूंगा ताकि आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाए कि सिडनी और मेलबर्न में कितने डिफरेंसेस होते हैं कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस को लेके। मेलबर्न में अगर आप एक छोटा सा 1 BHK या स्टूडियो अपार्टमेंट में रहते हैं जो कि सिटी में हो, तो उसका रेंट आपको लगभग 450 to 550 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स वीकली देना पड़ जाएगा। जब हम यहाँ पे पहली बार आए थे 2016 या 2017 में, तब यहाँ पे रेंट होता था 410 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पर वीक। वो भी एक छोटा सा स्टूडियो अपार्टमेंट, लेकिन फुल्ली फर्निश्ड और अच्छी लोकेशन में थी। हमने फुल्ली फर्निश्ड इसलिए भी चूज किया था क्योंकि हम पहली बार आए थे और हम नहीं चाहते थे कि हमारा ज़्यादा खर्चा सामान खरीदने में चले जाए। मोस्टली जो नए माइग्रेंट आते हैं तो हमें हमेशा सिटी में रहना पसंद करते हैं या फिर प्रीफर करते हैं, क्योंकि सिटी में हमें सब कुछ मिल जाती है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ट्रांसपोर्ट, शॉप्स, सब कुछ वहीं पे मिल जाते हैं। इसी वजह से हम वहाँ पे प्रीफर करते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके रेंटल के हिसाब से आपको घर सही नहीं लग रही है, तो आप थोड़ा सा दूर लीजिए। आप 1 घंटा या फिर 45 मिनट्स की दूरी पे सबर्ब्स में जाके एक बड़ा सा घर भी रेंट पे ले सकते हैं, जो कि आपको उसी रेंटल प्राइस में आ जाएगी। वही अपार्टमेंट अगर आप सिडनी के सीबीडी में लेते हो तो वो आपको 800 से 1200 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पर वीक देना पड़ेगा। या फिर सिडनी के अगर थोड़ा सा दूर 1 घंटा या 2 घंटे की दूरी पे रहते हैं, तो वहाँ पे भी आपको एक छोटी सी अपार्टमेंट 480 या 600 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में मिल जाते हैं। ये एक फैक्टर था कि मैंने सिडनी से निकलने का फैसला किया था, क्योंकि मुझे मेलबर्न का कॉस्ट ऑफ लिविंग सिडनी के हिसाब से काफ़ी कम लगा। वैसे मेलबर्न और सिडनी को छोड़ के बाकी भी सारे शहर हैं, जैसे ब्रिस्बेन हो जाए, एडिलेड हो जाए, पर्थ हो जाए, डार्विन हो जाए, या फिर तस्मानिया में होबार्ट हो जाए, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग फिर भी बहुत काफ़ी चीपर है इन रेस्पेक्ट टू मेलबर्न और सिडनी। ये अलग बात है कि अभी रिसेंट सिचुएशन में जहाँ पे माइग्रेशन ज़्यादा बढ़ रहा है और यहाँ पे घर की बहुत कमी है, इसीलिए यहाँ पे रेंटल प्राइसेस भी आहिस्ता आहिस्ता आसमान छू रहे हैं। अब बात करते हैं यूटिलिटी बिल्स के बारे में, जो हमारे उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल्स मिला के आ जाते थे 250 to 400 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पर क्वार्टर।
यहाँ पे वाटर बिल और इलेक्ट्रिसिटी बिल 3 महीने में कैलकुलेट किए के आपको भेजा जाता है, ना ही पर मंथ के हिसाब से। लेकिन वही हो गया, आपको 3 महीने में अगर 200 मिले तो उसको आप डिवाइड बाई 3 कीजिए और आपको आपका मंथली एक्सपेंसेस भी पता चल जाएगा। पर आपको बिलिंग करते हैं वो लोग नॉर्मली 3 मंथ्स के। रिसेंटली यहाँ पर यूटिलिटीज़ के जो बिल है ये अब 15% इंक्रीज़ हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा है। अब बाकी रह गया इंटरनेट, वो हमें $50 में मिल जाते थे महीने का। बाकी जैसे कि ग्रोसरीज, शॉपिंग्स और मूवीज़ या खाना बाहर से, ये सब मिला के कम से कम 1200 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पर मंथ तो हो ही जाते थे। मंथली देखें तो रेंटल 1640 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, यूटिलिटी बिल्स मंथली अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो वो आ जाता था मैक्सिमम अप टू 120 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, इंटरनेट हमारी 50 और पर्सनल खर्चे 1200। उसमें ये भी इंक्लूड होता है कि हम कहीं पे घूमने भी जाते थे हर महीने, एंड ऊपर से इंडिया भी पैसे भेजने पड़ते थे, जो कि हम लगभग $1000 भेजते थे, क्योंकि उस वक्त मैंने अपना एक नया घर भी इंडिया में खरीदा था। तो टोटल खर्चे हमारे $4010 में ख़त्म हो जाते थे। मेरी सैलरी तब कम थी क्योंकि मैं वर्क परमिट पर था, तो मैं ज़्यादा नेगोशिएशन नहीं कर पाते थे। पर जैसे ही मेरा पीआर मिला, मेरी सैलरी भी बढ़ी और अच्छे जॉब्स भी मिलने शुरू हो गए। तो मैंने जो आपको अभी कैलकुलेशन बताया वो सारे 2016 से 2020 के बीच की थी। तब यहाँ इतनी इन्फ्लेशन भी नहीं था, पर अब कहानी पूरी चेंज हो चुकी है। अब इन्फ्लेशन रेट यहाँ पे 5 to 6% के बीच में है। आपको दिखा देते हैं कि कैसे यहाँ इन्फ्लेशन के वजह से दूसरे सारे चीज़ों के दाम बढ़े हैं। हाउसिंग यहाँ पे 8.4% बढ़ा है, फूड और नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस 7.9%, फर्निशिंग्स जैसे कि हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स और सर्विसेज 6%, ट्रांसपोर्ट यहाँ पे 6% बढ़े हैं, कम्युनिकेशन 3.9%, रिक्रिएशन एंड कल्चर 3.8% और एजुकेशन 3.4%। अब ऑस्ट्रेलिया में एक्सपेंसेस के अंदर गाड़ी की भी आ जाती है। गाड़ी आप नया लो या फिर सेकेंड हैंड, उसके एक्सपेंसेस के अंदर आ ही जाती है। अब ऑस्ट्रेलिया में गाड़ी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे, अगर आप नए इमिग्रेंट्स हैं या फिर आप नए आना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया, देन प्रीफर टू स्टे इन द सिटी, जहाँ पे आपको सारे कम्युनिकेशन, सारे ट्रांसपोर्ट आराम से मिल जाएंगे और आपको गाड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पे रेंटल लेके कुछ दिनों के लिए बाहर भी घूमने जा सकते हैं। एक चीज़ जो मैंने अपने माँ से सीखा था वो थी कि पहले घर फिर गाड़ी। तो मैंने जब यहाँ पे मेरा पहला घर बनाया, तभी जाके मैंने अपनी पहली गाड़ी भी खरीदी। हम आपको अपने लाइफ जर्नी इन ऑस्ट्रेलिया की किसी और दिन बात करके बताएंगे। अगर आपको जाननी है तो मेरे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा और हम आपको एक नया वीडियो में उस पर बात करेंगे। पर अब इन्फ्लेशन बहुत ही बढ़ चुकी है और इसीलिए इमिग्रेंट्स को प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ते हैं। मेरे कुछ जान पहचान के लोग यहाँ बहुत स्ट्रगल किए और उनमें से कुछ तो वापस भी चले गए। ये देश में आपको इंडियन कम्युनिटी से बहुत सारे सपोर्ट भी मिल जाती है। अगर आप स्किल्ड हैं, आपको जॉब यहाँ पे जल्द ही मिल जाएगी और फिर सब कुछ सही हो ही जाता है। एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना होगा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कि अभी के इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से आपको कम से कम 3 to 6 मंथ्स का इमरजेंसी फंड रहना चाहिए। उसके ऊपर अलग एक्सपेंसेस भी हैं, जैसे कि मेडिकल इंश्योरेंसेस, लाइफ इंश्योरेंसेस, कार इंश्योरेंसेस, और अगर आपने घर लिए तो घर की इंश्योरेंसेस, वो भी सब उस एक्सपेंसेस के अंदर आ ही जाएंगे। सब मिला के हो जाते हैं कुछ रफली 500 to 800 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पर मंथ। अब तो इंश्योरेंस भी महंगे होने लगे हैं पोस्ट 2020। मैंने जो आपको ये फिगर्स बताए वो सारे एवरेज हैं, और जो कि डिफ़र भी कर सकते हैं फैमिली टू फैमिली, और किस तरह का खर्चे आप खुद करते हैं इनिशियल स्टेजेस पे। सोचिए कि अगर आपने एक नया घर यहाँ पे खरीदे या फिर एक नया गाड़ी खरीदी, तो उसका इंटरेस्ट रेट अभी के टाइम पे अगर आपने लोन पे लिए तो 6 to 8% और 7 to 10% होता है। 6 to 8% हाउस लोन पे या 7 to 10% कार लोन पे होता है। ये बैक इन 2020 और 2021 में काफ़ी कम थे, जैसे कि 0.5 से लेके 1% तक
हमारे हाउस के लोन के इंटरेस्ट रेट होते थे, जो अब के टाइम पे काफ़ी बढ़ चुकी है। कुछ टिप्स मैं आपको शेयर करता हूँ, जैसे कि अगर हो सके सिटी में ही रहिए और थोड़े सबर्ब्स में जाने की कोशिश भी कर सकते हैं, जहाँ से ट्रेन का कम्यूट हमेशा अच्छा रहता है। सबर्ब्स में आपको एक 3 बेडरूम 2 बाथ का घर 450 to 500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में मिल ही जाते हैं। अगर हो सके तो सेकेंड हैंड कार ले लीजिएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कार की ज़रूरत बहुत ही है और अगर आपके पास बच्चे हैं तो फिर आपको चाहिए ही चाहिए होता है। कोई भी छोटी मोटी जॉब्स मिल जाए तो कर लीजिएगा और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि एंड में आपकी स्ट्रगल आपकी होती है, दूसरों की नहीं। ऑस्ट्रेलिया में क्राइम रेट काफ़ी कम है, बट फिर भी यहाँ पे क्राइम है, इसीलिए हमेशा सावधान रहिएगा। कोई भी ऐसी जगह जो आपको ना पता हो या रिसर्च ना किए हो, वहाँ ना ही जाए तो ही अच्छा है। तो चलिए अब बात करते हैं वेदर के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होती है। वेदर यहाँ बहुत अलग है और हर रीजन में डिफ़र करता है। जैसे कि अगर मेलबर्न में है या विक्टोरिया में आते हैं तो यहाँ पे आपको सारे वेदर एक दिन में मिल जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी वक्त ठंड रहती है और मेलबर्न तो कहा जाता है कि एक दिन में आपको सारे सीजन मिल जाएंगे। एक दिन में समर मिल जाती है, विंटर मिल जाती है और रेनी भी हो जाती है। यहाँ पर इसीलिए नॉर्मली लोग छतरी लेके हर जगह जाते हैं। नॉर्मली सिडनी और ब्रिस्बेन के वेदर्स थोड़े अच्छे होते हैं। ब्रिस्बेन या क्वींसलैंड काफ़ी गर्म और चिपचिपा रहता है, जो कि मोस्टली बिकॉज ऑफ द ह्यूमिड कंडीशंस। पर्थ कहा जाता है कि वेदर में सबसे बेस्ट है। वहाँ मोस्ट ऑफ द डेज गर्म और सनी रहता है। मुझे पर्सनली ठंड काफ़ी अच्छा लगता है और शायद इसीलिए मैंने विक्टोरिया में रहने का फैसला भी किया। जब इंडिया में समर होती है तब ये ऑस्ट्रेलिया में विंटर होती है, और जब इंडिया में विंटर होती है तब ऑस्ट्रेलिया में समर होती है। तो अब हम आते हैं फाइनल टॉपिक पे, इंडियन ग्रोसरीज और इंडियन शॉप्स। यहाँ पर आपको हर किस्म के इंडियन स्टोर्स और इंडियन ग्रोसरीज मिल ही जाते हैं। थोड़े से महंगे होते हैं पर हमें उसकी आदत हो जाती है। यहाँ पर आपको खाने के लिए इंडियन फूड भी मिल जाते हैं। हर सबब में आपको मैक्सिमम 3 या 4 इंडियन ग्रोसरीज या स्टोर मिल जाते हैं। इंडियन रेस्टोरेंट का यहाँ पे खाना इतना स्वाद नहीं रहता जैसे हमें इंडिया का ऑथेंटिक खाना मिलते हैं, पर मेरा कुछ यहाँ पे पर्सनल फेवरेट्स है जहाँ पे हम अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ जाके खाना भी खाते हैं हर महीने। देखिए, किसी भी देश में फर्स्ट जनरेशन के लिए हमेशा थोड़ा तकलीफ होती है, पर अगर आप एक बार वो टाइम निकाल ले तो फिर आगे जाके आपको यहाँ पे रहने का अच्छा लगने लगता है और आप यहीं के हो जाते हैं। मुझे पर्सनली 10 इयर्स हो गए हैं और मेरी वाइफ को 6 साल, और अब हम यहाँ के प्राउड ऑस्ट्रेलियंस हो चुके हैं। हम होप करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे जो आपको आगे जाके बहुत काम में आएंगे। अगर आपको मेरी किसी भी इन्फॉर्मेशन के बारे में ज़्यादा जानना है तो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइए। हम आपको बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं। हमें काफ़ी खुशी होगी जब हमें पता चलेगा कि हमारे यहाँ पे जो व्यूअर्स हैं उनमें से कुछ इस वीडियो के थ्रू से हेल्प लेके ऑस्ट्रेलिया भी आए हैं। चलिए, हम यहाँ से आपको अलविदा कहने की वक्त आ चुकी है। That's it for today and thanks for watching this video. If you like my video, please do comment, share and subscribe to my channel. Till we meet next time, goodbye.